Hey guys, Namaskar, Adab, Shashakal, and Kem Cho. This is Shailendra Pandey welcoming all of you to your wonderful platform Physics वाला। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं माइंड मैप, वो भी आपके चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई का। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी फील ले रहे होंगे। और आज ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखो यार, आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ट्रिपल एस आर्मी में अभी तुरंत सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, इस कोड को स्कैन करो। अदरवाइज आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च भी कर सकते हो, फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, सेम इसी तरीके से लिखिएगा तो आप एग्जैक्टली सेम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। राइट, तो एटम्स और न्यूक्लियाई बेटा हम लोग कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्ड लेवल पर देखने वाले हैं। देखो एटम्स के बारे में ना बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं बताई हैं, है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग किया था थॉमसन साहब ने, तो सबसे पहला जो मॉडल आया था बेटा वो थॉमसन का मॉडल आया। थॉमसन के मॉडल में काफी सारी कमियां थी, तो बाद में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे लोगों के मॉडल थे। तो सबसे पहले थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड साहब का मॉडल, तीसरा बोहर साहब का मॉडल आया, नील बोहर्स मॉडल, है ना। बोहर साहब का जो मॉडल था वो काफी हद तक ठीक था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, बट ठीक है, हम लोग मेजॉरिटी लेवल पर इन्हीं के मॉडल को डिटेल में स्टडी करते हैं। राइट, तो सबसे पहले स्टार्टिंग किया जाएगा थॉमसन साहब के मॉडल से। देखो 1898 में जे थॉमसन इनका पूरा नाम था। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है, इट इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर विद इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन इट एनीवेयर। यानी कि इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम जो है वो एक तरबूज की तरह होता है। जिस तरह तरबूज का जो अंदर रेड वाला पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज एटम है, और उसमें जगह जगह पर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए पाए जाते हैं। इस तरह का मॉडल इन्होंने बेटा प्रपोज किया। इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एटम। इनका मतलब था कि पूरे के पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सीड इन वाटरमेलन्स और प्लम्स इन पुडिंग। प्लम्स इन पुडिंग का मतलब है कि खीर में जो मखाना पड़ा होता है, मेवा पड़ा होता है ना इधर उधर, बिल्कुल उस तरह का मॉडल इन्होंने कहा। या जैसे ही किसी वाटरमेलन में होता है, बिल्कुल उस तरह का इन्होंने यहाँ पर मॉडल बेटा दिया था। ठीक है, और इनके मॉडल में ऑब्वियस है बहुत सारी कमियां थी। तो आगे कह रहे हैं दैट इज वाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। इन्हीं के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट देयर म्यूचुअल रिपल्शंस आर बैलेंस्ड बाय देयर अट्रैक्शन विद इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर एंड दस एटम एज अ होल इज स्टेबल एंड न्यूट्रल। तो देखो इनके मॉडल में केवल एक ही पॉइंट सही था कि इन्होंने ये कहा कि एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल होता है, यानी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा उतना ही एटम के अंदर निगेटिव चार्ज भी होता है। तो एटम न्यूट्रल होता है, केवल एक पॉइंट इन्होंने सही कहा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि एटम स्टेबल होता है, बट उसका एक्सप्लेनेशन ये ऐसा उतना नहीं दे पाए थे। बट इन्होंने ये भी बोला कि भाई एटम जो है स्टेबल भी है और न्यूट्रल भी है। अब ये क्यों फेल्योर हो गया ये, है ना। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। यानी कि जो स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, इन सब की इन्होंने कोई बात नहीं किया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए अपने मॉडल में। उसके बाद बेटा इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। यानी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई थी लार्ज एंगल पर, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। भाई इनके हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट ओरिजिनलिटी ये है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, और न्यूक्लियस एकदम सेंटर पर होता है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू एटम, और न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बाद में रदरफोर्ड साहब ने बताया था। तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखो क्या देखा गया कि भाई रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, और ये उन्होंने देखा कि यार जैसे ही गोल्ड फॉइल से पास कराया, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए हैं स्मॉल एंगल पर, कुछ हुए बहुत लार्ज एंगल पर। मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे सीधे चले गए, यानी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ बेटा। और बहुत एक्सट्रीमली रेयर अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में टकराकर वापस लौट कर आया। ये इनके 4 ऑब्जर्वेशंस थे। सबसे पहली बात जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो ये है कि सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखो अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, जैसे हीलियम की मैं बात करूं तो हीलियम में 2 4 लिखा जाता है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चलता है जेड से, यानी एटॉमिक नंबर से। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं बेटा उतने ही प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ए माइनस जेड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाता है। अब इसमें अगर मैं 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं,
यानी कि मैं इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूं, तो ऐसे कंडीशन में इसके पास केवल 2 प्रोटॉन बचेंगे, केवल 2 न्यूट्रॉन बचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से अब गायब हो चुके हैं। अल्फा पार्टिकल हमारा बिल्कुल इसी तरीके का होता है। किसी भी अल्फा पार्टिकल पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसके मास की अगर मैं बात करूं तो इट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का बेटा 4 गुना होता है, क्योंकि प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन बिल्कुल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की तरह होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करो तो उसके अंदर केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वहां कितने हैं, 0। यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ही आप प्रोटॉन भी मान सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन में देखो मास नंबर 1 है, जबकि यहां पर मास नंबर 4 है, यानी कि मास इसका 4 गुना हो गया। यहां पर एटॉमिक नंबर देखो 1 है, इसका 2 है, यानी कि चार्ज जो है इसका वो डबल हो गया। तो ये तो अल्फा पार्टिकल्स की बात हुई। अब मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए। इससे ये पता चला कि एटम जो है वो एज अ होल देखा जाए तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। एटम जो होता है वो खोखला होता है, तो इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए। फिर स्मॉल एंगल स्कैटरिंग हुई कि भाई ये आए और इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए। इससे ये पता चला कि यार एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, जिसने इस आने वाले अल्फा पार्टिकल को, जो कि खुद पॉजिटिव था, इस वाले पॉजिटिव ने अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर दिया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर के रहे होंगे। तो इससे ये आइडिया लगा कि यार अंदर जो कुछ भी है वो पॉजिटिव है। फिर देखा यार कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो बहुत लार्ज एंगल पर स्कैटर हो गए बेटा। लार्ज एंगल पर स्कैटरिंग से इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि यार ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एकदम सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और बहुत ही डेंस पॉजिटिव चार्ज यहां पर पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुआ होगा। और जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब आने की कोशिश कर रहे थे वो सबसे ज्यादा एंगल पर बेटा डिफ्लेक्ट हो गए। और फिर चौथा इनका ऑब्जर्वेशन आया कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो जिस डायरेक्शन में आया वो उसी डायरेक्शन में चला गया। तो ये वही वाला अल्फा पार्टिकल था जो एग्जैक्टली न्यूक्लियस की तरफ सेंटर पर आ रहा था, तो उसको उसने वहीं दूर से ही रिपेल कर दिया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। यानी कि कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बस यहीं तक करीब जा सकता है, इससे ज्यादा करीब वो न्यूक्लियस के नहीं जा सकता। वो यहीं से रिपेल हो गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का नाम बेटा दिया जाता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस यहां पर लिखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में क्या पता चला कि भाई एटम हॉलो होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास जो है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। फिर कूलम्स लॉ होल्ड गुड फॉर एटॉमिक डिस्टेंसेस हो गया, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने एक किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा इंपैक्ट पैरामीटर का। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब यह होता है कि अगर अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन हो गया, और कोई भी न्यूक्लियस जो है उसका एक्सिस देखो ये वाला है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं फॉर हेड ऑन अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल इंपैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं इंपैक्ट पैरामीटर जब 0 होता है तो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे एक्सिस के अलोंग जाता है और सीधे न्यूक्लियस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहां पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ स्कैटरिंग का मतलब ये हो गया बेटा सीधा सीधा कि भाई कोई भी अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, पॉजिटिव की वजह से रिपेल हुआ, ऐसे चला गया, तो ये वाला जो एंगल होता है इसी एंगल थीटा को एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला भी हमारे पास आता है कि भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ये इसका रिलेशन निकल कर आता है कि वो अल्फा पार्टिकल्स जो थीटा एंगल पर स्कैटर हुए हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर यहां पर कह रहे हैं द एंगल बाई विच अल्फा पार्टिकल इज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। फिर आगे आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ यही शो कर रहा है यार कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थीटा एंगल पर स्कैटर हुए हैं, और यहां पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा ले रखा है, तो यहां से यही पता चला कि भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के बराबर है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, इसको एज इट इज हम लोग यूज करेंगे अगर कभी पूछा जाएगा तो।
फिर आता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का? यही मतलब है अल्फा पार्टिकल जो सीधे न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था यहीं से वापस आ गया, तो यहां से लेकर के उसके सेंटर का ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस और जहां तक अल्फा पार्टिकल आया है इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जो वैल्यू है आपको डिराइव करवाया गया है, वो वैल्यू जो है 1/4πε0 2ze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। फिर आते हैं रदरफोर्ड साहब के मॉडल में। रदरफोर्ड साहब के मॉडल में काफी चीजें ठीक ठाक थी। इन्होंने कहा एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर विच इज नोन एज न्यूक्लियस विच कंटेन्स ऑल द एटम्स पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। यानी कि एटम का सारा मास, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। कह रहे देयरफॉर अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग क्लोज टू द न्यूक्लियस दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर इज स्मॉल विल हैव अ लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे थे, न्यूक्लियस के एक्सिस के अलोंग जा रहे थे, जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे एक्सिस के उतना ज्यादा उनका स्कैटरिंग होगा। हेंस रदरफोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। फिर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर एंड दैट ऑफ द एटम इज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 के रेंज में है, जबकि एटम का रेडियस 10⁻⁻10 के रेंज में होता है। तो ऑब्वियस है यहीं से बेटा पता चल गया 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस होता है न्यूक्लियस और एटम की रेडियस में, यानी लाख गुने का अंतर है दोनों में। Electron occupy the space outside the nucleus. Since an atom is electrically neutral, the positive charge of the nucleus is equal to the negative charge of the electrons. यानी कि एटम न्यूट्रल है, जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं होते हैं बट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इन दिस वे रदरफोर्ड प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द एटम। यानी रदरफोर्ड ने अपने हिसाब से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था। इट इज बिकॉज नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिल जाता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, फिर लिमिटेशंस की बात करें बेटा, तो उस समय की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो ये कहती थी कि अगर कोई भी चार्ज सर्कुलर पाथ में है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि सर्कुलर पाथ एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में कोई भी चार्ज अगर है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट करेगा। अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि यार वो जो है न्यूक्लियस में ही जाकर कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इनके मॉडल के थ्रू। फिर रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन ये चीज बेटा सही नहीं होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई, कोई भी रेडियस हो ऑर्बिट मिल जाए वो घूमता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोहर साहब ने बाद में इस चीज को एक्सप्लेन किया कि भाई यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेबल ऑर्बिट का। स्टेबल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ये बोहर साहब ने एक्सप्लेन किया। फिर आता है भाई बोहर साहब का मॉडल क्या है। तो देखो बोहर साहब के मॉडल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही आया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तब वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, यानी कि वो स्टेबली अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। किसी भी हायर ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी भी लोअर ऑर्बिट में जब वो लौट कर आता है तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1/4πε0 न्यूक्लियस का चार्ज Ze के बराबर है, Z एटॉमिक नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस हो गया, और E जो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया डिवाइडेड बाई r² हो गया। फिर क्वांटम कंडीशन ये कहता है कि भाई mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो n टाइम्स h/2π के बराबर होता है, तो mvr जो है वो n टाइम्स h/2π के इक्वल होगा। फिर तीसरी कंडीशन थी ट्रांजिशन कंडीशन, यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जब वो हायर
हायर से लोअर में आएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को बेटा रिलीज कर रहा होगा। तो सर ये एनर्जी आखिर में कैसे पता करूंगा? यानी कि एनर्जी इन द हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द लोअर ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड, है ना। तो E2 यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अगर आप निकाल लें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू क्या है? किसी फोटोन की एनर्जी। यानी कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आप करवा रहे हो वो किसी ना किसी फोटोन के सहारे करा रहे हो कि भाई उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन गिरा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रहा था कि एक फोटोन गिरा, उसने अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, उस एनर्जी से हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी हायर ऑर्बिट में बेटा चला जाए, राइट। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का ये पूरा का पूरा यहां पर डेरिवेशन है, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है, इट इज NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर के बराबर, और यही यहां पर यूज किया गया। फिर यहां काइनेटिक एनर्जी का देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का देखिए ये फॉर्मूला, ये सारा आपको फुल ऑन डेरिवेशन में पढ़ाया गया है। माइंड मैप में भी मैंने ये वाला डेरिवेशन डाल दिया है क्योंकि बच्चे इस डेरिवेशन से जनरली बहुत डरते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां से भी उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हो। फिर आया टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी में भी अगर रेडियस की वैल्यू यहां पर डाल दिया जाए इस तरीके से तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। इसमें भी एक कांस्टेंट आ जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर -7 होता है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस का z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर RHc के बराबर, जहां पर r क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट में उसकी कितनी एनर्जी होगी ये आप लोग निकाल सकते हो बहुत ही सिंपली। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें भी अगर सारी वैल्यूज को रख दिया जाए तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है कि दैट इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये बात ध्यान रहे, यहां पर z की वैल्यू 1 ली गई है, यानी कि ये फॉर्मूला हमने हाइड्रोजन के लिए बनाया है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा मान लो किसी और की मैं बात करूं, जैसे हीलियम प्लस की मैं बात करूं, या फिर मैं आपसे लिथियम डबल प्लस की बात करूं, ऐसे कंडीशंस में हीलियम के लिए बेटा z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम के लिए इसी z की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो उसको भी आपको यहां पर रखना पड़ेगा। यानी कि सेम फॉर्मूला अगर मैं हीलियम के लिए बनाऊंगा ना तो z स्क्वायर यानी कि 4 का मल्टीप्लाई यहां होगा, लिथियम के लिए बनाऊंगा 9 का मल्टीप्लाई बेटा यहां पर हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। ये यहां पर बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हैं कि सबसे n बराबर 1 स्टेट को हम लोग ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 स्टेट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। यहां पर जो एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये कैसे आया? ये फॉर्मूला वही पीछे वाला है, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, सॉल्व करोगे -3.4 आएगा। n बराबर 3 जिसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी, n बराबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यानी कि मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास कहां होती है? आउटर मोस्ट सबसे एक्सट्रीम ऑर्बिट में। और कितनी एनर्जी है? 0। यानी उस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा निगेटिव होती है। निगेटिव टोटल एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस की तरफ बेटा बाउंडेड होता है, न्यूक्लियस उसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके। तो हर एक ऑर्बिट में उसकी कितनी कितनी एनर्जी है वो एनर्जीज को आप यहां पर सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूले से बेटा निकाल सकते हो। तो ये सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आता है, n बराबर 1 स्टेट में लौट कर आता है, तो उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो ऐसे ही लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पीफुंड होता है, ये अल्ट्रावायलेट में है। बामर सीरीज आपका विजिबल में है, बाकी सब जो होते हैं आपके इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू RHc 1 अपॉन NF यानी फाइनल स्टेट का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्टेट का स्क्वायर। कि भाई n बराबर 5 से अगर इलेक्ट्रॉन 1 में आया है तो यहाँ 5 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर रखेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहां से देखो वेवलेंथ का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो कि भाई कितना वेवलेंथ इमिट हुआ है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, किसी भी हायर से 1 में आया है तो इसको लाइमन सीरीज का नाम दिया जाता है। किसी भी हायर ऑर्बिट से वो 2 पर आया है तो बामर सीरीज, किसी भी हायर से 3 पर आया है तो पास्चन, किसी भी हायर से 4 में आया है तो ब्रैकेट, किसी भी हायर से 5 पर आया है तो पीफुंड सीरीज कहलाता है, ठीक है। फिर यहां पर देखो लाइमन सीरीज में फॉर्मूला आपको बता दिया गया कि 1 बाई लैम्डा जो है वो R टाइम्स
r टाइम्स 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है, ये n क्या है, कोई भी हायर ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो यहां पर फाइनल वाला रखा जाता है, यहां पर इनिशियल रखा जाता है। कभी भी आपसे कहे मैक्सिमम वेवलेंथ बता दो, मैक्सिमम वेवलेंथ की जब बात करेंगे तो यहां पर जो आप n की वैल्यू रखोगे वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रखोगे, क्योंकि यहां पर 1 पे लौट के आना है, तो भाई कहां से आ रहा होगा, या तो 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 2, तो यहां पे 2 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा निकल करके 4/3r, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगा लाइमन सीरीज का। ऐसे मिनिमम वेवलेंथ अगर कभी पूछे तो आप इनकी वैल्यू इन्फिनिटी डाल देना, यानी जब मैक्सिमम पूछेगा तो यहां मिनिमम डालेंगे, जब मिनिमम पूछेगा तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपसे मिनिमम वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाया गया इन्फिनिटी रख करके। ठीक है, फिर बामर सीरीज की बात करें तो देखो बामर सीरीज में भी ये फॉर्मूला है, किसी भी हायर से n बराबर 2 ऑर्बिट पे लेकर के आना है। ठीक है, यहां भी वही है, मैक्सिमम पूछेगा तो वैल्यू हम कितनी डालेंगे 3, और मिनिमम पूछेगा तो वैल्यू कितनी डालेंगे हम, इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही पास्टन सीरीज है, उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू निकाली गई, मिनिमम वैल्यू निकाला गया। ठीक है, ब्रैकेट में देखोगे तो आप n बराबर 4 ऑर्बिट पे आ रहे हो, और पी फुंड पे देखोगे तो n बराबर 5 ऑर्बिट पे आ रहे हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से। देखो ये माइंड मैप सीरीज है, माइंड मैप सीरीज में मैं चीजों को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर मजा तब है जब आप विजेता सीरीज से इस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देख करके आओ और यहां से आकर के आप रिवीजन करो, तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आप जस्ट विजेता सीरीज देख करके आए हो। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोग को YouTube पर विजेता सीरीज में मेरे क्लास आपको मिल जाएगी इस चैप्टर की, तो वहां से आप जब रिवाइज करके इस पर आओगे ना तो आपको एकदम से मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू सिंपलेस्ट एटम लाइक हाइड्रोजन, इट फेल्स फॉर अदर एटम। बोर्स आपका जो मॉडल है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अप्लाई होता है, हायर केसेस में बेटा वो फेल हो जाता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए तो। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी ये स्पेक्ट्रल लाइंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, यानी कि इंटेंसिटी के बारे में कोई बात इनके मॉडल में नहीं हुआ। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी की कोई बात यहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, बोर्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट्स आर ओनली सर्कुलर व्हाइल इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल, कि भाई आपने ऑर्बिट को सर्कुलर ही क्यों माना है, इलिप्टिकल भी तो हो सकता है। इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन बेटा इनके मॉडल में नहीं मिला, यानी कि बोहर साहब के मॉडल में भी कुछ कुछ कमियां बेटा है। अब आ जाते हैं आपके अगले चैप्टर न्यूक्लियाई पर। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले किसी भी न्यूक्लियस के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग एंटायर पॉजिटिव एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड मॉडल न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया था बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है बेटा। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, ऑक्सीजन बन गया और यहां से प्रोटॉन बन गया, इसी को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। सिंबॉलिकली द न्यूक्लाइड इज रिटन एज दिस। कोई भी न्यूक्लाइड लिखना होता है तो तरीका होता है एलिमेंट का नाम लिखो, इधर Z लिखो इधर A लिखो, ये तरीका, या फिर A को भी इधर ही की तरफ लेफ्ट साइड में ही लिख दो, तो ये भी इसका तरीका होता है न्यूक्लाइड को लिखने का। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने किया था बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। तो बेरिलियम में जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई तो कार्बन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि भाई अल्फा पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ और आपके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल एंड इट्स मास नंबर इज 1। ठीक है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो उसके मास नंबर के बराबर है। सर न्यूक्लियॉन्स क्या चीज है बेटा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे बात कर रहे हैं इन जनरल मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन न्यूक्लियस वेयर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर सेम। हाइड्रोजन में 1H1 लिखा जाता है, अदरवाइज ज्यादातर एलिमेंट्स में आप देखेंगे मास नंबर की वैल्यू एटॉमिक नंबर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसमें यहां Z लिखा है, यहां A लिखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो Z के बराबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो A - Z के बराबर है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर कोई पूछे आपसे
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कोई पूछे तो वो मास नंबर के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछे तो वो भी z के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी एटम जो है उसको हम लोग न्यूट्रल मान के चलते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को आप लोग निकाल सकते हो कोई भी एलिमेंट को देख करके। अब बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का जो रेडियस होता है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो आर नॉट मास नंबर की पावर 1/3 के बराबर है। आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर के बराबर होता है। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। फिर आपको एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जिसकी वैल्यू जो होती है 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो 1.166056 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसको 1.67, ये वाला 1 नहीं होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ऐसा भी आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी का जो मास है ये आपको एटॉमिक मास यूनिट में दिया है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है यार, इतना याद भी नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाता है जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब। फिर बात करते हैं सर आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप वो न्यूक्लाइड्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। लेकिन आइसोबार्स की अगर मैं बात करूं तो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो उनको हम लोग आइसोबार कहते हैं। आइसोटोन्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम हो, यानी A-Z की वैल्यू अगर सेम है तो उनको आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। सभी के कम से कम 2-2, 3-3 एग्जांपल्स बेटा जरूर याद करिएगा, ठीक है। फिर आया है आइंस्टाइन साहब का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, E बराबर mc²। यहां पर कह रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो यहां रखो 1 kg, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, उसका स्क्वायर करो तो 9 इंटू 10⁻16 जूल्स की एनर्जी बन सकती है। 1 किलोग्राम मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो इतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर 1 AMU की मैं बात करूं तो 1 AMU तुम्हारा इतने किलोग्राम के बराबर होता है, और 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है बेटा। मिलियन का मतलब होता है, या इसको मेगा भी पढ़ा जाता है, इट इज 10⁶। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स के बराबर ये एनर्जी होती है, ठीक है। फिर आपसे मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालो, यानी प्रोटॉन्स का मास निकालो, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास निकालो, उसमें से न्यूक्लियस का मास अगर घटा दोगे तो इसी को मास डिफेक्ट कहा जाता है। टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं Z के बराबर, टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं A-Z के बराबर, तो टोटल इनका मास निकालो, टोटल इनका मास निकालो, और उसमें से न्यूक्लियस का मास अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा। फिर बात आई सर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा M इंटू C² के बराबर है। दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग एनी न्यूक्लियस एंड सेपरेटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इनफाइनाइटली अपार्ट सो दैट दे मे नेवर कम बैक टू फॉर्म द न्यूक्लियस, राइट। उनके कंस्टिट्यूएंट्स को खूब दूर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोल दे तो आप मास नंबर का डिवाइड कर दो तो यही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बन जाएगी। फिर आते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको बताते हैं। देखो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, फिर भी न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए वहां पर पिक्चर में अगला फोर्स आता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है और हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बेटा 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है आपका ये न्यूक्लियर फोर्स, राइट। अब यहां पर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा रहे हैं, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे कोई भी एक न्यूक्लियस था उसमें किसी चीज की बम्बार्डिंग कराई, कोई दूसरा न्यूक्लियस बना और कोई चीज यहां से निकल गई, इस तरीके की रिएक्शन होती है। किसी भी रिएक्शन में टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि आप रिएक्टेंट का मास निकालो, प्रोडक्ट का मास निकालो, दोनों को सेपरेट करो और उसमें C² का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिएक्शन का Q वैल्यू मिल जाएगा, यानी कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उस रिएक्शन में, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन की मैं बात करूं, जैसे यूरेनियम है, अगर उस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराई जाए तो वो टूट जाता है बेटा बेरियम और क्रिप्टन में, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और बनते हैं और हर एक न्यूक्लियस से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है रिलीज होती है। ये रिएक्शन याद कर लो, हर एक न्यूक्लियस से बेटा इतनी सारी एनर्जी का रिलीज होता है। फिर न्यूक्लियर फिजन में आपको ये भी बता रहे हैं कि इन न्यूक्लियर फिजन द सम ऑफ मासेस बिफोर रिएक्शन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ मासेस आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में मास ज्यादा था, बाद में मास कम हो गया, यानी कि कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वही एनर्जी वहां लिखा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर,
राइट। फिर रिजल्ट में आपको बता रहे हैं रिमार्क्स में, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ईच फिजन ऑफ यूरेनियम टू फ्रैगमेंट्स बेरियम एंड क्रिप्टन आर फॉर्म्ड, बट दे मे बी एनी स्टेबल आइसोटोप ऑफ मिडिल वेट एटम्स। यानी कि जरूरी नहीं है कि जब एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटे तो वो बेरियम और क्रिप्टन में ही कन्वर्ट हो सकता है उनके बीच का कोई और न्यूक्लियस बन जाए, है ना, लेकिन एनर्जी रिलीज होगी, ये बात जो है श्योर है। फिजन जो है वो फास्ट नहीं, स्लो न्यूट्रॉन्स की वजह से बेटा हो पाता है। फ्यूजन की बात कर रहे हैं, फ्यूजन में क्या होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ करके कोई बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे और यहां पर बहुत ह्यूज अमाउंट में बेटा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। इस फेनोमेना को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। रिमार्क्स क्या है, फॉर फ्यूजन टू टेक्स प्लेस कंपोनेंट न्यूक्लियाई मस्ट बी ब्रॉट विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 to the power -14 मीटर। फॉर दिस दे मस्ट बी imparted हाई एनर्जी टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई। दिस इज पॉसिबल व्हेन द टेम्परेचर इज enormously हाई। यानी कि फ्यूजन होने के लिए न्यूक्लियस को बहुत पास लाना पड़ता है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम जो है वो फ्यूजन पर बेस्ड है, जबकि एटम बम जो होता है वो फिजन पर बेस्ड होता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड अदर स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसा माना जाता है कि भाई किसी भी स्टार की जो एनर्जी का सोर्स होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना ही आपको अगर पता है तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो इसका मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है। इसके जो 2024 के पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको विजेता सीरीज में ही करवा दूंगा, विजेता लेक्चर में ही, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं सीधे सीधे विजेता लेक्चर में ही आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप लोग सभी लोग चैप्टर का बढ़िया से रिविजन करते रहिए, हम लोग सिलेबस के एंडिंग तक पहुंच रहे हैं यार। अगला केवल एक माइंड मैप आपको और मिलेगा, ठीक है, उसको भी बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर का ड्यूरेशन मैंने केवल 31-32 मिनट ही रखा है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले जब चाहो तब इस लेक्चर का रिवीजन बढ़िया से कर सको, राइट। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को विजेता सीरीज से, माइंड मैप सीरीज से क्या हेल्प मिल रही है, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।